अब तक हमने जो पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में वो है अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग के प्रकार क्या है। अब इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है कि अभिक्रिया के वेग को आप कौन कौन से कारकों से बदल सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम उस अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया कि क्या हम वेग को घटाया बढ़ा सकते हैं, क्या हम रिएक्शन को जितने टाइम में हो रही थी उससे भी कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं या उससे ज्यादा टाइम ले सकते हैं। तो हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसकी वेग को बदल पाएंगे। उसके जो मेन कारक है वो मुख्य कारक मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमारी ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था, इस रिएक्शन में अगर मेरे को वेग को बदलना है तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले तो मैं इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ही चेंज कर दूं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते ही रेट चेंज हो जाती है। इसे बहुत आसानी समझने के लिए पहले भी बात हुई हमारी, अगर एक पानी की टंकी है जो पूरी भरी हुई है, एक पानी की टंकी है जो आधी भरी हुई है, सेम साइज की है दोनों टंकी, एक पूरी भरी हुई है एक आधी भरी हुई है, दोनों में से जैसे आप उसके नल को खोलोगे तो दोनों में से जो पानी आएगा उनकी स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों में पानी की जो क्वांटिटी थी, उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो डिफरेंट थी। तो इसका मतलब है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट जरूर चेंज होगी। तो पहला कारक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है वो कारक है अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नोट करते जाए चीजों को आप साथ में। सेकंड, मान लो मैं अभिकारक की सांद्रता नहीं बदल रहा, फिर भी मुझे इस अभिक्रिया के वेग को बदलना है। तो अगर आप अभिकारकों की सांद्रता नहीं बदलते हैं तो दूसरा जो हथियार आपके पास है वो है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, ताप बदलने से चाहे से उष्माशोषी अभिक्रिया हो चाहे से उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, ताप बढ़ा दिया तो वेग जरूर बढ़ेगा। डिटेल डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हमारे है, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हमारे है। थर्ड, अगर आप सांद्रता भी नहीं बदल रहे, ताप भी नहीं बदल रहे, तो आप ऐसी रिएक्शन में, ऐसी कंडीशन में उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दीजिए। जानते हैं आप उत्प्रेरक मिलाने से क्या होगा? उत्प्रेरक मिलाने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पहले ही। उसके बाद में अगर आपने कैटेलिस्ट भी नहीं मिला है फिर भी आप इसकी रिएक्शन को चेंज करना चाहते हो तो देखिए, फिर जो आप अभिकारक ले रहे हो उस अभिकारक की प्रकृति बदलनी पड़ेगी आपको। अभिकारकों की प्रकृति, यहां अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य क्या है? यह अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य है कि ये जो आप अभिकारक लेते हैं, ये अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए करेंगे क्या? अपने अंदर के जो बंध थे उन बंधों को तोड़ेंगे, उनकी जगह नए बनाएंगे। तो जब ये अपने बंधों को तोड़ेंगे तो बंधों को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी। तो अगर ये बंध मजबूत हुआ तो ये कठिनाई से टूटेगा, कठिनाई से टूटेगा तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी। और अगर ये बंध थोड़ा कमजोर हुआ आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो अभिकारकों की प्रकृति में हम क्या पढ़ेंगे? अभिकारकों की प्रकृति में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसा कोई रिएक्टेंट जिनके अंदर बॉन्ड थोड़े से वीक हो, वहां आपकी रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो सकती है। मान लो आपने अभिकारक भी नहीं बदले हैं, वो के वही रिएक्टेंट है, तो अब आपको क्या करना होगा? उन अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलना पड़ेगा। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मतलब है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का? देखिए, कोई भी अभिकारक जब क्रिया करता है तो उसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ टक्कर करनी पड़ेगी। ये एक अभिकारक है, ये कोई दूसरा अभिकारक है, इस अभिकारक को इसके साथ रिएक्शन करनी है तो इनको टकराना पड़ेगा। और टकराने के लिए इस अभिकारक की सतह पर आकर के टकरा सकता है, कोई भी दूसरा अणु आएगा इसकी सतह पर टकराएगा। ये सतह जितनी ज्यादा होगी, ये सतह जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर आकर टकराने वाले अणुओं की संख्या उतनी ज्यादा हो सकती है, स्पीड बढ़ सकती है। सपोज ये एक अभिकारक है मेरे पास, तो इस टाइम इस अभिकारक की जो सतह है वो कौन सी है? ये साइड वाली और ये साइड वाली, ये और ये वाली, ये इसकी सतह है। तो अणु यहां पर आकर के बैठ सकते हैं और यहां पर आकर के बैठ कर क्रिया कर सकते हैं। अगर मैं इस अभिकारक को इसके दो टुकड़े कर दूं और ये दो टुकड़े कर दिए मैंने, तो अब पहली जो सतह थी वो तो अब भी है और उसके अलावा नई सतह और निकल करके आ गई।
तो नई सतह अगर निकल करके आ गई तो अणु यहां तो बैठते ही थे, यहां बैठ करके भी रिएक्शन कर सकते हैं, और यहां रिएक्शन कर सकते हैं तो स्पीड बढ़ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिकारकों का जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे मींस वो अभिकारक जितना छोटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का तरीका क्या है, उसका तरीका है उसके टुकड़े करके और उसे छोटा कर लो, उसका पाउडर बहुत छोटा कर लो, महीन चूर्ण उसका बना लो। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके करके पाउडर के रूप में अगर रिएक्टेंट लिया जाता है तो वहां की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिन अभिक्रियाओं में होने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो वहां आपको उसे रेडिएशन के द्वारा स्टिमुलेट करना पड़ता है, विकिरणों के द्वारा उद्दीपन करवाना पड़ता है। अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती हो, जैसे अगर H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके HCl बना रहे हैं तो यहां सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, या EgCl को तोड़ रहे हो तो सनलाइट चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उस सनलाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए, तीव्रता बढ़ा दीजिए, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो रिएक्शन जो प्रकाश संवेदी हो, फोटो सेंसिटिव हो, वहां जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस डालेंगे आप उतनी फास्ट वो रिएक्शन हो जाने वाली है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनसे किसी भी रिएक्शन की रेट को आप चेंज कर सकते हैं। इन फैक्टर्स में से ये जो शुरू के 3 फैक्टर हैं इनका डिटेल से हमें डिस्कशन करना है। तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं अभिकारकों की सांद्रता किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये नोट कर लिए होंगे आपने। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अभिकारकों की सांद्रता किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है, यह सीखने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा। रिएक्शंस कितनी स्टेप में पूरी होती है, इसके आधार पर इन रिएक्शन को 2 भागों में हमने बांट रखा है। एक अभिक्रिया प्राथमिक होती है और एक अभिक्रिया जटिल होती है। प्राथमिक और जटिल में क्या डिफरेंस है वो आप समझ लें। मान लो कोई रिएक्टेंट ए था, इसको बी बनाना है। अगर ये रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन बिना किसी मध्यवर्ती के सीधे ही कर देता है, एक ही पद में पूरी कर लेता है, केवल एक पद में पूर्ण, केवल एक ही पद में पूरी कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। इनमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। लेकिन अगर इस ए को बी बनाना था, ए रिएक्टेंट और बी क्या है, प्रोडक्ट, तो ए बी सीधे नहीं बना रहा। ए क्या कर रहा है, पहले कोई एक्स बना रहा है, फिर ये एक्स जो है वो वाई बना रहा है, और इस वाई से फिर बी बन रहा है। तो यहां क्या हो रहा है कि क्रियाकारक सीधे उत्पाद में न बदल करके बीच में मध्यवर्ती बना रहा है। तो ये एक से ज्यादा पदों में पूरी हो रही है। और अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, तो ऐसी रिएक्शन जो एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम जटिल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ मामला, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो। जैसे ये रिएक्शन कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब एक और खास बात आप देख लें, ये जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें इन तीनों स्टेप की स्पीड डिफरेंट आने वाली है। इनमें से वो पद जो सबसे धीमा हो, जो सबसे स्लो हो, वो मंदतम पद होगा। जितने भी पद हैं उनकी रेट डिफरेंट होगी। उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा, जो स्लोवेस्ट स्टेप जिसे मंदतम पद कहेंगे, उसे हमें पहचानना है। और आप देखिए वो जो मंद पद होगा वही इस रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड को डिसाइड करेगा। इसलिए इसका जो मंदतम पद है, ये मंदतम पद वेग
निर्धारक पद होगा, ये वेग निर्धारक पद होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसे आरडीएस कहा जाता है। तो बहुत बार आप आरडीएस वर्ड सुनोगे, आरडीएस क्या बला है वो आपने सीख ली है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब एक से ज्यादा पदों में पूरी होती है तो उसमें वो पद जो बहुत ही स्लो है, वो इस रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड को कंट्रोल करने वाला है, उसे हम मंदतम पद या वेग निर्धारक पद कहने वाले हैं। समझ में आई कहानी? अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। मान लो एक रिएक्शन होनी है और उस रिएक्शन में H2O2 को टूट करके और H2O और O2 का निर्माण करना है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ये रिएक्शन क्षारीय एल्कलाइन आयोडाइड आयनों की उपस्थिति में उत्प्रेरित हो जाती है। आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये H2O2 सीधे ही H2 और O2 में नहीं बदल रहा है, ये जटिल अभिक्रिया है, एक से ज्यादा पदों में पूरी हो रही है। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म आपको क्या मिलने वाली है, देखिए आप इसकी मैकेनिज्म आपको मिलेगी कि ये जो H2O2 के दो मॉलिक्यूल है उनमें से पहले एक मॉलिक्यूल आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है और आयोडाइड इसके एक O को ले लेता है और एक O को लेकर के H2O और OI माइनस बना देता है। आपको पता है ये जो H2O बना ये तो उत्पाद है, तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, लेकिन ये जो OI माइनस बना है ये तो उत्पाद भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये हाइपो आयोडाइड आयन क्या करेंगे, ये मध्यवर्ती है, इस अभिक्रिया में दोबारा भाग लेंगे। तो अब क्या होगा, H2O2 का एक और जो बचा हुआ मॉलिक्यूल था वो इस OY माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके I माइनस तो फ्री हो जाएंगे और साथ में एक H2O बन जाएगा और एक बन जाएगा O2। आई कहानी समझ में? I माइनस जो काम आया था वो वापस मिल गया, इसलिए इसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। और H2O का एक मॉलिक्यूल यहां बन गया था, एक ये बन गया और एक O2 बन गया। तो कुल मिलाकर के ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये दो स्टेप में हो रही है, स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2। और आप देखिए इसकी ये जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इन दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। प्रैक्टिकल से हमें पता चलता है कि इसकी कौन सी स्पीड कम है, कौन सी ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, ये हमें वैसे रटी हुई होने की जरूरत नहीं होती। तो ये इस रिएक्शन के लिए स्लो है और ये इस रिएक्शन के लिए फास्ट है। तो ये इसकी स्लो स्टेप है, ये इसकी फास्ट स्टेप है। और जो स्लो चलती है उसको हम क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस की जरूरत पड़ने वाली आगे, तो इन्हें आप समझते जाए। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। कोई सा भी फर्स्ट स्लो हो सकता है, फर्स्ट स्टेप भी स्लो हो सकता है, सेकंड स्टेप भी स्लो हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि ये जो N2O5 है, ये N2O5 डिसोसिएट होता है, टूटता है, टूट करके दो तो बना लेता है NO2, सॉरी 4 NO2 बना रहा है और एक क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये जब इसकी स्टडी की गई तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिली। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी गई। मैकेनिज्म देखे तो पता चला ये 3 स्टेप में हो रही है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहली स्टेप में तो N2O5 टूट करके, ये जो N2O5 था ये टूट करके बना रहा है N2O3 और एक बना रहा है O2। O2 हमारा प्रोडक्ट था, बन गया। ये जो N2O3 है ये स्टेप 2 में आता है और स्टेप 2 में आकर के ये N2O3 दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक NO बना लेता और एक NO2। NO2 अपना प्रोडक्ट था, लेकिन NO नहीं था तो NO इंटरमीडिएट है। ये क्या करेगा, स्टेप 3 में ये NO एक N2O5 का और मॉलिक्यूल बचा हुआ था उसके साथ जुड़ेगा और उसके साथ जुड़ करके 3 NO2 बना लेगा। तो टोटल कितने NO2 हो गए? 4। और ये क्या हो गया? O2।
NO और NO3 इंटरमीडिएट थे, दोबारा यूज हो गए। इस रिएक्शन में ये 3 स्टेप है जिनमें ये रिएक्शन हो रही है, और इन तीनों स्टेप में से ये जो पहला स्टेप है ये इसका स्लो स्टेप है, और बाकी के दोनों स्टेप है वो कौन से हैं? फास्ट। मैंने बताया कोई सा भी स्लो हो सकता है, कोई सा भी फास्ट हो सकता है, ये प्रैक्टिकल से डिसाइड होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो मैंने यहां आपको बताया है। ये जो स्लो स्टेप है इसकी, ये इसकी RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो RDS कौन सी होती है ये मैंने आपको बताई है। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स देखी, कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 स्टेप में होती है, और उनमें से कोई सा एक स्लो है जिसे हम RDS कहते हैं। अब ये जो स्लो स्टेट में हो रही है, फास्ट स्टेट में, ये जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये कितने टाइप की हो सकती है? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी मैं 2 मिनट में एक बार इसका डिस्कशन कर लेते हैं, सरफेस लेवल पर 2-3 बातें बता देता हूं। पहली टाइप की वो रिएक्शन हो सकती है जिसमें A को B बनाना था बट A B नहीं बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या है, पहले A से बताया मैंने X बना रहा है, X से वो Y बना रहा है, और Y से B बना रहा है। देखा था अभी आपने, यानी वो सीधे न बना करके पहली अभिक्रिया से मध्यवर्ती बनाए, पहली अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी के लिए क्रियाकारक बन जाए, दूसरी का उत्पाद तीसरी अभिक्रिया का क्रियाकारक बन जाए। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्रमागत अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? क्रमागत अभिक्रिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ते हो जिनमें बीच में इंटरमीडिएट बन के होती है, वो सारी क्रमागत अभिक्रिया, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस होती है। सेकंड क्या हो सकता है कि A B बना रहा हो, लेकिन उसी टाइम वो C भी बना रहा हो, उसी से वो D भी बन रहा हो, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन एक साथ चल रही होती है। ये एक रिएक्शन इधर चल रही है, एक रिएक्शन इधर चल रही है, एक रिएक्शन इधर चल रही है, तो ये पैरेलल रिएक्शन हो गई। यहां पर समानांतर रिएक्शन चल रही है, तो इसे हम समानांतर अभिक्रिया कहते हैं। यहां पैरेलल रिएक्शन चल रही होती है। और तीसरी टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो सकती है कि A B बना रहा हो लेकिन B वापस A बना रहा हो। तो इसमें 2 रिएक्शन एक साथ चलती है, एक आगे वाली अभिक्रिया होती है, एक पीछे वाली अभिक्रिया होती है। तो दोनों रिएक्शन अगर एक साथ चल रही है तो ऐसी रिएक्शन को मैंने पहले ही बताया था, सामने में हम पढ़ चुके हैं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये 3 टाइप की रिएक्शंस हो सकती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, क्रमागत, समानांतर या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, इनमें से जो क्रमागत है ये हमारे जरूर यूज आती है केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये आप ध्यान रखिए इसका। तो ये आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि रिएक्शन के टाइप कौन से हैं। रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकती है और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये काम आने वाली है हमारे। अब मैं वापस हमारे पुराने वाले बिंदु पर आता हूं। हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने, और वो पढ़ा था अभिकारकों की जो सांद्रता है, उस सांद्रता का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। अभिकारक की सांद्रता का अभिक्रिया वेग, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके ऊपर क्या प्रभाव है। अभिक्रिया वेग पर प्रभाव कर देते हैं स्टार्ट। देखिए, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ले लेता हूं। एक काल्पनिक अभिक्रिया में ले लेता हूं। ये जो काल्पनिक अभिक्रिया वो क्या है कि A के स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स B के स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके C के स्मॉल c और D के स्मॉल d मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया वेग है, वो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक पर कैसे निर्भर करता है। तो प्रैक्टिकल से ये देखा गया है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। और ये आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम याद आ रहा हो तो सामने में पढ़ा था, वहां भी देखा था। अब फर्क क्या है वो काइनेटिक्स में और वहां दोनों में जो डिफरेंस है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में, वो क्या है कि यहां पर तो हम क्या करते थे, जब वहां बात होती थी कौन सी वाली बात, जिसमें साम्य में हम बात करते थे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, उसमें अभिकारक की सांद्रता पर जो पावर लाते थे वो उसके गुणांक लाके रख देते थे। लेकिन वहां भी मैंने ये बात कही थी कि ये हम जो सैद्धांतिक रूप से ऐसे कैसे लिख देते हैं, ऐसा ही हो जरूरी नहीं है।
इसके ऊपर जो पावर आने वाली है वो पावर इनके गुणांकों से अलग भी आ सकती है। और क्या पावर आएगी ये आप देख करके नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो यहां प्रैक्टिकल से ये पावर डिसाइड होती है। तो मैं यहां जो पावर है इस पावर को लिख देता हूं, ये जो पावर है इस पावर को लिख देता हूं x और इसकी पावर y। ये a और b के बराबर हो भी सकती है और अलग भी हो सकती है, ये हम प्रैक्टिकल से ही लिखेंगे। तो अभिक्रिया वेग और अभिकारकों की सांद्रता में क्या संबंध है इसे हमने एक समीकरण से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे लिखूं, अभिक्रिया के वेग को मैं r से डिनोट कर दूं, इज इक्वल टू k a की पावर, a की पावर क्या हो गई x एंड b की पावर क्या हो गई y। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हमने क्या कर रखा है, अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में क्या संबंध है इसको बता रखा है। और किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता से प्रैक्टिकली किस प्रकार से रिलेटेड होता है उसे दर नियम कहा जाता है। ये जो प्रदर्शन हमने यहां लिखा है ये दर नियम है। इसे दर नियम के अलावा ऑब्लिक करके लिख देता हूं, इसको दर व्यंजक या दर समीकरण रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दर नियम, दर व्यंजक या दर समीकरण क्या है, इसकी आप परिभाषा लिखना चाहिए तो लिख भी ले साथ में, मैं बोल देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग वह अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला नियम, प्रदर्शित करने वाला समीकरण, सॉरी रिपीट कर देता हूं, किसी अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला समीकरण क्या कहलाएगा, दर नियम, दर व्यंजक या दर समीकरण कहलाता है। कर लियोगी नोट, पॉज करके इन डेफिनेशंस को आप नोट भी कर लिया करें। अब ये जो दर नियम है हमारे पास, ये दर नियम लिखने के लिए यहां पावर हमें पता होनी चाहिए और ये पावर हम किससे निकालेंगे, प्रैक्टिकल से। तो ये जो रेट लॉ होता है ये रेट लॉ प्रैक्टिकल से ही डिसाइड होता है, तो इसका प्रायोगिक निर्धारण होगा। तो एक पॉइंट आप यहां ये भी लिख लें कि दर नियम का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है। दर नियम प्रायोगिक है, सैद्धांतिक नहीं है। कहानी क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा और डिटेल से इसको आपको बता देता हूं। क्या बताता हूं वो देखिए आप, ये जो दर नियम है इस दर नियम पर ये जो पावर आएगी ये पावर इसकी इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ये एक बात पर और डिपेंड करता है। वो क्या है वो देखिए आप, ये जो रिएक्शन आपके पास है ये रिएक्शन अगर प्राथमिक है, कैसी रिएक्शन है, प्राथमिक। अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहां से आप समझते जाए कहानी को, अगर प्राथमिक अभिक्रिया है, आपको पता चल गया कि रिएक्शन प्राथमिक है, मतलब एक ही स्टेप में हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यहां जो पावर आप लिख रहे थे x वो a ही होगी, इसके कोएफिशिएंट को सीधे ही लिख दे। और जो पावर आपने y लिखी है वो आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, वो आप क्या कर सकते हो, वो b लिख सकते हो। समझ में आ गई कहानी। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि अगर एक प्राथमिक अभिक्रिया है तो प्राथमिक अभिक्रिया में ये जो गुणांक है ये गुणांक सीधे इसकी पावर में, इसके घातांक में आ जाएंगे। क्लियर होगी कहानी। कौन सी रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया में। लेकिन अगर यही रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है ये प्राथमिक नहीं है, ये कौन सी है, ये जटिल है, एक से अधिक पदों में पूरी होती हो, तो ऐसे केस में x a के बराबर हो भी सकता है या x a के बराबर नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही y b के बराबर हो भी सकता है
और हो सकता है y और b एक दूसरे के बराबर नहीं हो। जटिल में ये जो पावर आती है ये इन गुणांकों के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका निर्धारण हमें प्रैक्टिकल से करना होगा और प्रैक्टिकल से कई बार ऐसी पावर आ जाती है जो उनके गुणांक होते हैं, उसे हम संयोग कहते हैं, वो कोइंसिडेंट है। तो मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल वो कॉम्प्लेक्स है और एलिमेंट्री में कन्फर्म इक्वल है, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाता है, क्या कह दिया जाता है कि एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में 2a प्लस b, इससे क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है उत्पाद, और ये कह दे कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो दर नियम लिखिए। दर नियम कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर कितनी लगा दोगे, एलिमेंट्री है तो 2, और बी की पावर कितनी लगा दोगे, एलिमेंट्री है तो 1, बी की पावर हम 1 लगा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एलिमेंट्री कह दिया जाता है। तो ये कह दे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री, आप ये रेट लो लिख दे। अब रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, ये कह दे कि ये रिएक्शन जो है इसके लिए रेट लो ये है, रिएक्शन ये है, रेट लो ये है, बताइए वो रिएक्शन कैसी है, प्राथमिक है या जटिल है। तो इसकी जो पावर है वो गुणांकों से मैच कर रही है, और पावर गुणांकों से मैच कर रही हो तो वो प्राथमिक भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। इसलिए दर नियम दे रखा हो, फिर आपसे पूछे तो दोनों गुणांक एक जैसे हो, जो इसके गुणांक थे वही पावर हो, तो वो प्राथमिक भी हो सकती है और जटिल भी। लेकिन यहीं पे अगर ये इस तरीके से होता, पावर 2 नहीं, पावर होती है 1/2, तो यहां कन्फर्म हो गई कि जो गुणांक है वैसे के वैसे पावर नहीं है, इसका मतलब वो प्राथमिक नहीं। अब ये कैसी रिएक्शन है, अब तो ये जटिल रिएक्शन ही है। तो उसको देख करके आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं जटिल अभिक्रिया में थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं। ये पावर आप निकाल करके लाओगे कैसे जटिल के लिए, जटिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगों से इनकी सांद्रता बदल बदल करके प्रयोग करने पड़ेंगे, जो मैं क्वेश्चंस में सिखा दूंगा आपको। तो या तो आप एक्सपेरिमेंट से करें, या दूसरा तरीका क्या है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करते समय क्या मैकेनिज्म थी, उस मैकेनिज्म को लिख ले। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, एक जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि पता हो तो आप रेट लॉ लिख सकते हो। कैसे, एक दो एग्जांपल जो हमने किए थे पहले से क्रियाविधि वाले, वो मैं दोबारा बता देता हूं। आपने एक एग्जांपल किया N2O5, N2O5 टूट करके क्या बना रहा था, वो बना रहा था 4NO2 + O2। इसके लिए कितनी स्टेप थे हमारे पास, 3 स्टेप। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, N2O5 टूट करके N2O3 और O2 बना रहा था। दूसरी स्टेप में ये N2O3 खुद टूट करके NO + NO2 बना रहा था, अभी आपने देखा ही है ना ये तो। और तीसरा क्या हो सकता है, ये NO दूसरे N2O5 से मिल करके और 3 NO2 बना दे। ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप फास्ट है, बहुत सारी स्टेप एक स्टेप स्लो है। तो ये तो इसका स्लो स्टेप है और ये कौन सी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अब आपको क्या बताया था मैंने कि जो सबसे स्लो स्टेप है ये RDS होता है। और ध्यान दीजिए, कोई एक अभिक्रिया जो जटिल है वो अनेक पदों में होगी, और ये जो अनेक पद होंगे ये सारे पद अपने आप में प्राथमिक होंगे, क्योंकि इस पद के अंदर और नए पद नहीं है। ये कोई और 2-3 पदों में नहीं हो रहा। तो कोई एक जटिल अभिक्रिया जो अनेक पदों में संपन्न होती है, वो सब पद अपने आप में प्राथमिक होते हैं। इन सब पदों में से महत्वपूर्ण पद है स्लोवेस्ट, और स्लोवेस्ट पद अपने आप में प्राथमिक था। तो प्राथमिक अभिक्रिया के लिए दर नियम आप लिख सकते थे। प्राथमिक के लिए आप दर नियम कैसे लिखते हैं, प्राथमिक के लिए जो अभिकारक आपके पास है उस अभिकारक को आप एज इट इज लिख सकते हैं, और उसका जो गुणांक है वो उसकी पावर में चला जाएगा।
क्योंकि हर प्राथमिक अभिक्रिया के लिए रेट लॉ लिखना आपको सिखाया हुआ है, सीधे ही आप उसकी पावर लिख दें, वहां तनाव में आने की जरूरत नहीं है। तो इस रिएक्शन का ये रेट लॉ है। तो रेट लॉ लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। क्या करने होंगे रेट लॉ के लिए? एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे डाटा लेकर के फिर उन डाटा को आपको कैसे एनालाइज करना है वो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सिखाऊंगा। लेकिन मैकेनिज्म दी हुई हो तब तो बहुत आसान है ना। उसके सबसे मंदतम पद यानी वेग निर्धारक पद में अभिकारक के अणु की क्या संख्या है उसे आप गिन ले, वो उसकी पावर में लगा दे, वो उसके लिए रेट लॉ हो जाएगा। एक और रिएक्शन थी जिसकी मैकेनिज्म हमने देखी थी। दूसरी रिएक्शन क्या थी? दूसरी रिएक्शन हमारे पास आ रही थी कि हमने H2O2 को डिसोशिएट किया था और H2O2 को डिसोशिएट करने के लिए आयोडाइड आयन लिए थे। क्षारीय आयोडाइड आयनों की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रही थी। होकर के क्या बना रहा था? 2H2O + O2। कैसे बना रहा था? मैकेनिज्म हमने देखी थी। मैकेनिज्म क्या थी? स्टेप फर्स्ट में एक H2O2 एक I- से रिएक्शन करके H2O और OI- बना रहा था। ये OI- दूसरे H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा था और दूसरे के साथ रिएक्शन करके इसने वही H2O प्लस I- और एक क्या बना दिया था? O2। इसमें आपने देखा था, क्या देखा आपने कि ये इसकी स्लो स्टेप थी और ये इसकी कौन सी स्टेप थी? फास्ट स्टेप थी। तो जो स्लो स्टेप है उससे आप क्या लिख सकते हो? रेट लॉ लिख सकते हो। तो यहां क्या हो जाएगा? रेट = K H2O2 की पावर 1 ही लगेगी और I- की पावर भी क्या लगने वाली है? 1 लिखने वाली। तो आप RDS कैलकुलेट कर सकते हो मैकेनिज्म दी गई हो तो। यहां से अब एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो जो नई बात है, ये पूरा सीख लिया आपने, अब बहुत अच्छी चीज हम सीखने वाले। अब एक नया पॉइंट, और वो नया पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या सीखने वाले हम अभिक्रिया की कोटि, इसके बारे में सीखने वाले हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो दर नियम, वेग नियम हम लिखते हैं, उस वेग नियम में अभिकारकों की जो मोलर सांद्रता है उसके ऊपर ये जो पावर है, जो आपने प्रैक्टिकल से लेकर के आए हो आप, एक जटिल में, एलिमेंट्री में तो वैसे भी ले लेते हो, मोस्ट ऑफ रिएक्शन में जटिल ही माननी है, कुछ नहीं लिखा हुआ जटिल ही मानना है। तो उस वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की जो पावर है, इस पावर का आप सम कर लीजिए, उस पावर को जोड़ लीजिए। ये जोड़ ही क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के, नोट करते जाना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, किसमें? दर नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रता की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। रिपीट करता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दर नियम में अभिकारकों की मोलर सांद्रता की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? X + Y। ऐसे ही मान लो आपको मैकेनिज्म दे दी जाए तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या बताओगे? इस अभिक्रिया की कोटि यहां से देखोगे तो इसकी जो ऑर्डर आएगी इस रिएक्शन की, उस रिएक्शन की ऑर्डर आने वाली है, इसकी जो कोटि आने वाली है वो 1 आने वाली है, और इसकी जो कोटि आने वाली है, इसकी कोटि आने वाली है 2, इसकी ऑर्डर 2 आएगी। H2O2 के संदर्भ में एक कोटि की है, I- के संदर्भ में एक कोटि की है, और संपूर्ण कोटि इसकी 2 है। क्लियर है ये चीज?
तो अभिक्रिया की कोटि की पहली डेफिनेशन आपने क्या देखी, दर नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, इस रिएक्शन के लिए आप अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहते हो तो पहले इसकी मैकेनिज्म पता है, उस मैकेनिज्म में सबसे स्लो स्टेप आपको पता है, आरडीएस आपको पता है, और आपको पता है आरडीएस या स्लो स्टेप में ये जो रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट के कितने अणु हैं वही तो पावर आएगी। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के अणुओं को गिन लो, यही कोटि हो जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि की दूसरी परिभाषा भी लिख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद या मंदतम पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती। रिपीट कर दूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंदतम पद या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती। इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, इसके लिए अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई, क्योंकि इसके मंदतम पद में 2 भाग ले रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख लो, मंदतम पद में अभिकारक के अणु भी भाग ले सकते हैं, मंदतम पद में उत्प्रेरक भी आ सकता है, और मंदतम पद में कुछ अभिक्रियाओं में उत्पाद भी आ सकता है। तो जब आप अभिक्रिया का वेग नियम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन ले इस बात को, जब आप अभिक्रिया का वेग नियम लिखें तो वेग नियम में इधर क्रियाकारक भी हो सकता है उस रिएक्शन का, उत्प्रेरक भी उस रिएक्शन का यहां आ सकता है, उत्पाद भी उसका हो सकता है, लेकिन कोई मध्यवर्ती आपके मंदतम पद में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसे हटाना पड़ेगा, और ये मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो यहां अभिक्रिया की कोटि की क्या डेफिनेशन वो आपने सीख ली। अब ये जो अभिक्रिया की कोटि आप निकालोगे, इस अभिक्रिया की कोटि को निकालने के लिए आपको पावर पता होनी चाहिए, और ये पावर आप प्रैक्टिकल से, मैकेनिज्म भी तो प्रैक्टिकल से यही है, तो ये प्रैक्टिकल से आते हैं तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। प्रैक्टिकल से आएगी, थ्योरेटिकल नहीं है। रिएक्शन को देखकर कोटि नहीं बता सकते, इस रिएक्शन को देख करके आप कोटि बता दो कहीं भी H2O2 की पावर दो, नो, उसके प्रैक्टिकल करके मैकेनिज्म लाओ, मैकेनिज्म से बताओगे तो अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि है, सिद्धांतिक नहीं। और सबसे तगड़ी बात, इसकी पावर +1 भी आ सकती है, -1 आ सकती है, +1/2, -1/2, 0, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य, कोटि का कुछ भी मान हो सकता है। तो ये कोटि से रिलेटेड 2-3 बातें, कोटि की डेफिनेशन आपको पता हो, कोटि प्रैक्टिकल से आती है ये पता हो, और कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं एक और नए शब्द की, और वो नया शब्द है अणु संकेता। जो नया शब्द वो कौन सा है, वो है अणु संकेता। अणु संकेता की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? सिंपलेस्ट आप डिफाइन कर लें, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को हम अणु संकेता कह देते हैं। जैसे इस अभिक्रिया की अणु संकेता 2 होगी, ऐसे ही इस रिएक्शन के लिए अणु संकेता, ये जो चल रही थी इसकी अणु संकेता 2 हो गई। अगर ये रिएक्शन चल रही है तो इसकी अणु संकेता A+B हो गई। किसी संतुलित अभिक्रिया में जो अभिकारकों के अणु थे जो भाग ले रहे थे, अभिकारकों के जो गुणांक थे, वो गुणांक की अभिक्रिया की कोटि है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन एक अच्छी वाली डेफिनेशन आप देखें, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है और जो वास्तव में रियल में होता है, वो अभिक्रिया की कोटि, वो सॉरी अणु संकेता किसी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही लागू होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी अभिक्रिया की लागू होगी? प्राथमिक। कौन सी पर लागू नहीं होगी? जटिल। जटिल के लिए
अणुसंकेता का कोई महत्व नहीं है। जैसे ये रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ये जटिल है, तो इस रिएक्शन के लिए अणुसंकेता पूछिए तो वो सार्थक नहीं है। लेकिन ये कितने पदों में, और ये 2 में, और ये दोनों पद क्या है, ये तो अपने आप में प्राथमिक है। तो आप इसकी अणुसंकेता मत बताओ, इसकी तो बता ही सकते हो नहीं इन दोनों की, क्योंकि ये तो अपने आप में प्राथमिक है। और उसमें भी जो स्लो वाला है यही तो आरडीएस है, तो इस स्लो वाली स्टेप की आप तो अणुसंकेता निकाल लो। स्लो स्टेप की अणुसंकेता ही उस कॉम्प्लेक्स की अणुसंकेता मान लेंगे। वैसे तो कॉम्प्लेक्स के लिए अणुसंकेता की बात ही मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स के लिए अणुसंकेता की बात करना चाहते हो तो उसका जो वेग निर्धारक पद है उसकी अणुसंकेता ही उस ओवरऑल रिएक्शन की अणुसंकेता होने वाली है। तो अणुसंकेता का जटिल के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसके लिए इंपॉर्टेंस है, केवल प्राथमिक के लिए। परिभाषा अणुसंकेता की लिख भी ले, सिंपल परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उन अभिकारकों के, उस संतुलित अभिक्रिया में उस अभिकारकों के गुणांक, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के गुणांक, अगर एक से ज्यादा तो गुणांकों का योग क्या कहलाएगा, अणुसंकेता कहलाएगा। दूसरी और अच्छी डेफिनेशन आप देखें, कोई भी रिएक्शन हो तो प्राथमिक के लिए अणुसंकेता का इंपॉर्टेंस। जब ये प्राथमिक अभिक्रिया होगी तो इस प्राथमिक अभिक्रिया को होने के लिए अणुओं को, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं वो जो प्रजाति है, जो भी रासायनिक प्रजाति है, अणु, आयन या परमाणु, जो भी रासायनिक प्रजाति आपके पास है उन रासायनिक प्रजातियों को आपस में टकराना पड़ेगा। क्या क्या हो सकती है वो, अणु या फिर वो आयन या फिर वो क्या हो सकता है, परमाणु, इनको आपस में टकराना पड़ेगा। उत्पाद बनने के लिए, एक प्राथमिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए उन्हें टकराना पड़ेगा। एक साथ कितने अणु टकराकर उत्पाद बनाएंगे, फिर से बोलता हूं, एक साथ कितने अणु टकराएं और उससे उत्पाद बने, उन अणुओं की संख्या को अणुसंकेता कहते हैं। तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए एक समय में टकराने वाले अभिकारक के प्रजातियों की संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंकेता कहलाती है। रिपीट करता हूं, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण करने के लिए एक साथ टकराने वाले अभिकारक के प्रजातियों की संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंकेता कहलाती है। कहानी समझ में आ गई। अगर कोई अकेला अणु एक्स एक्सिस से आ रहा और बिना टकराए उत्पाद बन गया तो अणुसंकेता हो गई 1। अगर कोई अणु एक एक्स से आ रहा था, एक वाई से आ गया, दोनों टकरा गए तो अणुसंकेता हो गई 2। एक एक्स से आ रहा था, उसी टाइम एक वाई से आ गया और एक जेड से आ गया, टकराकर उत्पाद बन गए, अणुसंकेता हो गई 3। तो अणुसंकेता का मान क्या क्या हो सकता है, 1, अणुसंकेता का मान 2, 3। अणुसंकेता का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बिना कोई अणु ही नहीं है, उत्पाद कैसे बनेगा। माइनस में तो आ ही नहीं सकता, भिन्नात्मक हो नहीं सकता, +1/2 या -1/2, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। आधा अणु इधर से यार, आधा इधर से, ऐसा संभव नहीं है। तो अणुसंकेता न शून्य, न ऋणात्मक, न भिन्नात्मक, यह एक धनात्मक पूर्ण राशि होने वाली है। और अणुसंकेता की जो वैल्यू है ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके पास अगर इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसकी अणुसंकेता पूछे तो, वैसे तो जटिल इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी पूछे तो 2 बताना है। समझ में आ गई कहानी। तो अणुसंकेता के लिए प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन से बता देंगे। तो अणुसंकेता कैसा मान है, सैद्धांतिक। पॉइंट्स को लिखते जाएं आप। अणुसंकेता एक सैद्धांतिक राशि, जबकि अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक राशि थी। अणुसंकेता का मान 1, 2, 3, बस 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक्स से आ गया, एक वाई से आ गया और एक जेड से आ गया। 3 से ज्यादा तो एक साथ टकराएंगे भी नहीं, संभव ही नहीं।
तो इसका मतलब अणु संख्यता का अधिकतम मान कितना होता है? 3, क्योंकि 3 से ज्यादा अणुओं का एक समय में एक साथ टकराना ये बहुत मुश्किल है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर होता है। इसलिए 3 से ज्यादा अणु संख्यता वाली कोई प्राथमिक अभिक्रिया ज्ञात नहीं होती। समझ में आ रही है कहानी? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसे आप सैद्धांतिक रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक रिएक्शन लिखी हुई है कि 2A प्लस 2A से B बन रहा है, बताओ ये प्राथमिक है या जटिल है? तो इसकी अनुसंख्यता 2 है, 2 है तो ये प्राथमिक भी हो सकती है और जटिल भी। अगर एक रिएक्शन है A से B बन रहा है तो इसकी अनुसंख्यता 1 है, 1 हो सकती है प्राथमिक के लिए, जटिल के लिए भी हो सकती है। अगर लिखा हुआ है 3A से B बन रहा है तो ये प्राथमिक भी हो सकती है और जटिल भी। अगर आपके पास लिखा हुआ है 4A से B बन रहा है, अब आपके टेंशन हो जानी चाहिए, क्योंकि 4 एक साथ कैसे टकराएंगे? तो ये तो प्राथमिक नहीं जटिल है। ये कई पदों में हो रही है, पहले 2 टकराए होंगे, फिर तीसरा आया होगा, फिर चौथा आया होगा, अलग अलग टाइम पर आए होंगे, एक साथ नहीं आए होंगे सारे। तो 3 से ज्यादा वाली कोई भी दिख जाए तो समझ लेना कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें तो बहुत सारे स्टेप आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप कोटि में और अणुसंख्यता में अंतर भी लिख सकते हो। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कोटि में और अणुसंख्यता में क्या अंतर है, तो बता दोगे आप? क्या बताओगे? कोटि प्रायोगिक राशि है, सैद्धांतिक है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, और इसका सदैव एक धनात्मक मान और धनात्मक पूर्ण संख्या होगी, बाकी की कोई वैल्यू यहां पर नहीं हो सकती। और एक डेफिनेशन आप यहां लिख दे। तो आज हमने क्या सीख लिया? अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसमें से भी अभिकारकों की सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। तो एक एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ली और उनके हेल्प से हमने ये सारी चीजें सीख ली है। थैंक यू।